तो मेरे को बताइए आप फिर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी प्रेफर्ड ओवर प्रो साइक्लिक पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। वाई इज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी प्रेफर्ड ओवर प्रो साइक्लिक पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। बताइए। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बोलिए। इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। During the economic downturn, what happens mostly that our GDP and the growth is low. The government focuses more on spending more and reducing the taxes so that the people demand more and if they will demand more, then the GDP grow, the production will increase and the overall GDP will increase. And if government will spend more, so it will again lead to employment generation and increasing demand by the people, which will boost the economic cycle. That's right. तो मतलब डू यू वांट टू से दैट कि इंडिया फॉलोज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली इंडिया फॉलो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स बिकॉज काउंटर साइक्लिक जो फिस्कल पॉलिसी है ये जो है ना काइंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है, राइट। और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का तरीका क्या है कि टैक्स के रेट को कम कर देना है। तो जो रिसेशन इकोनॉमी में है ना वो रिसेशन कम हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि डिमांड, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचता है। और लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा। और इस तरह से जो है ना इकोनॉमी अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो जब इकोनॉमिक डाउन टर्न्स होगा तो काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी ही फॉलो किया जाएगा। एग्जाम्पल बताऊँ, कोविड-19 के बाद जब इंडिया में रिसेशन था तो इंडिया ने टैक्स रेट को कम किया था और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किया था उसने बेसिकली। हाँ, ताकि लोगों के पास पैसा हो। जब पैसा होगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो सप्लाई होगा। तो रिसेशन मतलब इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब क्या होता है, रिसेशन। और रिसेशन मतलब क्या होता है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। और उसको दूर करने के लिए यहाँ फिस्कल पॉलिसी बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं आ सकती है, फिस्कल पॉलिसी ही काम में आएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा। यदि आपसे किसी क्वेश्चन का रीजन पूछा जा रहा है, यू नीड टू टेल द रीजन एज वेल। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको समझ में आया? आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज़ तो बराबर आ रही है मेरी। तब नहीं आ रही थी, तब तो वो कहा गया कब तक हाउ डू फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिफर इन देयर ऑपरेशनल मैकेनिज्म एंड टारगेट? बताइए। fiscal policies mostly it regulates the expenditure and the revenue side of the government, whereas the fiscal policy, the monetary policy regulates the money supply in the economy. This is the basic difference. देखिए जो है सप्लाई साइड में ज़्यादा इफेक्ट किसका रहता है, फिस्कल पॉलिसी के मॉनेटरी पॉलिसी का है? Monetary policy. गलत। फिस्कल पॉलिसी का डिमांड साइड में ज़्यादा रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्यों?
क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करेगा तभी तो लोग के पास पैसा होगा और लोग डिमांड करेंगे चीज़ों की। बताइए, सप्लाई साइड तो समझ रहे हैं ना, सप्लाई साइड में तो गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है ना जी। टैक्स रेट को घटाना बढ़ाना, तो इसके जीएसटी का टैक्स रेट बढ़ा देगी तो थोड़ा मटेरियल महंगा हो जाएगा, फिर जो है ना सप्लाई साइड जो है ना रोक लगा दी। तो सप्लाई साइड में ज़्यादातर जो है किसका इफेक्ट होता है, फिस्कल पॉलिसी का संबंध, और डिमांड साइड में मॉनेटरी पॉलिसी का। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सप्लाई साइड मतलब क्या, जैसे मनी सप्लाई के टर्म्स में देखें तो मनी सप्लाई कम हो रहा, ज्यादा हो रहा। अरे सप्लाई साइड मनी सप्लाई नहीं होता, सप्लाई साइड मतलब गुड्स का सप्लाई होता है। अच्छा। हाँ, डिमांड साइड होता है मनी का सप्लाई। डिमांड मतलब कंज्यूमर और सप्लाई साइड मतलब प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को सप्लाई करता है ना कि मनी को सप्लाई करता है वो। बताइए 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 बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी मेजर बेसिकली दो ही काम करता है, एक तो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को, और एक दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये दोनों डिमांड साइड से डील करता है, सप्लाई साइड से डील नहीं करता है। फिस्कल पॉलिसी दोनों से डील कर सकता है, लेकिन जनरली जो है ना सप्लाई साइड से ही डील करता है ये। जैसे टैक्सेशन, डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, एसेट्स, फॉर्मेशंस, ये सब सप्लाई साइड्स के मैकेनिज्म है। एक कॉल आ रहा है घर से, मैं आपको लगा रही हूँ 5 मिनट से। 5 मिनट से तो जल्दी कीजिए। फिर what is effective revenue deficit and why is high revenue deficit more concerning than fiscal deficit? देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट जो स्टेट को दिए गए हैं कैपिटल क्रिएशन के लिए। हेलो, इतना जल्दी बात कर लिए? वहाँ कट गया था तो फिर नहीं। बाद में कहीं। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड व्हाई इज ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट मोर कंसर्निंग देन फिस्कल डेफिसिट। बताइए। Effective revenue deficit means revenue deficit minus the grant given to the states for the asset creation. That is effective revenue deficit. Now your second question is why revenue deficit more concerning than fiscal deficit. बताइए। Why is revenue deficit more concerning than fiscal deficit? बताइए बताइए। I would guess, I don't know the exact answer to it, but that might be, it could be due to in the revenue deficit we are expending more as comparison to our revenue collection. So so that is more concerning point as comparison to the fiscal deficit aspect, because fiscal deficit is somehow our borrowings, that how much we are borrowing. No, this is not the reason. मैं बताता हूँ रीज़न। रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना, ये गवर्नमेंट का डेली कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर को रिफ्लेक्ट करता है। डेली, जैसे सब्सिडी, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है ना, ये बेसिकली कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इससे हमको बाद में रिटर्न भी मिल सकता है कि नहीं।
इसलिए जो है रेवेन्यू डेफिसिट जो है ना ज़्यादा कंसर्निंग है देन फिस्कल डेफिसिट है। आपको पता होना चाहिए कि जो FRBM एक्ट बनाया गया था उसमें बोला भी गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना है और फिस्कल डेफिसिट को 2 से 3% करना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का पैसा कहाँ यूज होता है, कैपिटल क्रिएशन में, और रेवेन्यू डेफिसिट का डेली टू डेली एक्सपेंडिचर में। इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज ए वाइडनिंग गैप बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट है। मतलब है कि यदि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का गैप बढ़ रहा है, बीच का गैप है, तो इसका मतलब क्या है बताइए। और प्राइमरी डेफिसिट है कि बीच का गैप बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है इकोनॉमी को ये। बताइए बताइए। Showing that it is showing that most of the revenue is going in interest payment of the previous year. Basically, the widening gap between the fiscal deficit and the primary deficit reflects that the most of the fund is going into the payment of the interest of the previous generation. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी डेफिसिट लो है और फिस्कल डेफिसिट हाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही हुआ ना कि मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब जानते क्या है इसका? अगर प्राइमरी डेफिसिट, ये बताइए प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट है। पहले जो डेट लिया गया है ना, पिछले साल का डेट है, उसको माइनस कर दे फिस्कल डेफिसिट से, तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी डेफिसिट लो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर प्राइमरी डेफिसिट लो है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना पिछले साल का इंटरेस्ट रेट कम है, इसका मतलब यही है ना? नहीं, ज़्यादा है। इसका मतलब पिछले साल का इंटरेस्ट हमारे पास ज़्यादा है, तभी तो प्राइमरी डेफिसिट लो होगा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द पास्ट डेट है। देखिए ठीक है, आप चूँकि अगर प्राइमरी डेफिसिट का रिजल्ट लो आ रहा है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना ज़्यादा है पिछले साल का, यानी करंट ईयर का कम है, फिर जब पिछले साल का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको इंटरेस्ट पेमेंट जो है ज़्यादा करना है अपनी करंट बोरोइंग को मैनेज करने के लिए बेसिकली। तो मतलब हमारे पास जो है ना फ्रेश एक्सपेंडिचर के लिए रूम कम है, इसका मतलब ये निकलता है। नहीं समझ में आया ना? मैं फिर बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच का गैप है बढ़ रहा है। दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट लो है, देन फिस्कल डेफिसिट है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कुछ हम पूछते हैं, उदाहरण के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछूंगा यहाँ से। तो देखिए, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द पास्ट डेट है। तो देखिए, अब प्राइमरी डेफिसिट लो क्यों होगा? कब क्यों होगा? जब इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द पास्ट डेट ज़्यादा होगा। तो यानी हमने लोन ज़्यादा लिया हुआ है पहले से ही है, यानी अब हमारे पास लोन लेने के लिए रूम कम है, यानी हम फ्रेश एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते ज़्यादा। अब इससे ये निकलता है, यानी यदि इकोनॉमी में रिसेशन आ गया ना, तो खतरा हो जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के पास रूम ही कम है, क्योंकि इंटरेस्ट प्राइमरी डेफिसिट कम है और फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है इंडिया में। मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करना है पास्ट डेट का, ये है बेसिकली। और अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़्यादा है मान लीजिए, तो इसका मतलब जानते क्या है?
इसका मतलब ये कि हमारे पास जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट पास डेट का कम है, तो हमारे पास फिर रूम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर करने के लिए, नए नए एक्सपेंडिचर करने के लिए। ये निकलता है इसका मतलब। क्वेश्चन मैंने ऐसे ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट की स्ट्रक्चरल चेंज डिड द एन.के. सिंह कमेटी सजेस्ट फॉर इंडियाज फिस्कल आर्किटेक्चर? आई रिपीट, व्हाट की स्ट्रक्चरल चेंजेस डिड द एन.के. सिंह कमेटी सजेस्ट फॉर इंडियाज फिस्कल आर्किटेक्चर? कोई मुझे 3 बताइए मेन स्ट्रक्चरल चेंज जो एन.के. सिंह कमेटी ने बोला है फिस्कल आर्किटेक्चर के लिए, बताइए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। And committee told 3 things. First thing, it added the escape clause provision, which says that during the normal years we can escape from the traditional, we can escape from our targets and can act accordingly to the situation. Second thing, he said that we have to constitute fiscal council, new fiscal council, which will prepare a multi-year fiscal forecast. Third thing, he gave the target of debt to GDP ratio for center to be 40% and state to be 20%. तो अभी करंट क्या है डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का? Current debt to GDP ratio, current debt to GDP ratio is only 40-20. Overall, it is 60%, and by it is bifurcated, so it's 40 and 20. पता होना चाहिए आपको। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं आप कि जो है ना डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ना एन.के. सिंह ने बोला है 40-20 होना चाहिए, मतलब 40% सेंटर का और 20% जो है ना स्टेट का होना चाहिए। और दूसरी बात जो है ना इंडिपेंडेंट फिस्कल पॉलिसी बनाओ भाई, फिस्कल काउंसिल बनाओ एक है जो पूरा जो है ना क्या करेगा, पूरा इमरजेंसी में कैसे क्या जो है डील करना है फिस्कल टारगेट्स को, मीडियम टर्म सेंट्रल टारगेट्स को, ये सब जो है ना प्रॉपर से फिक्स होना चाहिए। एन.के. सिंह, ये एन.के. सिंह कौन थे? एन.के. सिंह फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। कौन से फाइनेंस कमीशन के थे? कौन से? 14 के? 14 के। गलत है, नहीं, 15 के थे। चेयरमैन पता होना चाहिए, खासकर पिछले 2-3 साल का। जैसे इस समय कौन है फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन? अरविंद पंकड़ी। और 14 कौन था? वाई.के. राय। तो ऐसे गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में। व्हाट आर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस एंड व्हाई हैव दे बीन curtailed? एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस यानी जिसको ऑफ बजट बोरिंग भी बोलते हैं, ये क्या है और ये क्यों जो है ना अभी कम किए गए हैं? Off-budget borrowing is a mechanism. Off-budget borrowing is a mechanism through which the central government tries to take loan through its PSUs, so that it can be saved to show that in the budget aspect. So in the budget part, it is not shown, and it is curtailed because it does not give the accurate information about the actual borrowing from the government. That's why. ठीक है, आपको सिंपली बताना है कि जब कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ है ना, पैसा उधार लेता है लेकिन उसको फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं करता है, उसे ही बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। इसका नुकसान ये है कि बजट ट्रांसपेरेंसी और हमने टोटल कितना खर्चा किया है हमको इसका जानकारी रहती ही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इस बार बजट में इसको एलिमिनेट करने का ट्राई किया गया है ना, खिलेगा। बजट इस बार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं कल आपसे बजट ही पूछूंगा। बजट इस बार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेजर चेंज किए गए हैं ना आपको हाईलाइट करके आपको उसको रिकॉल करना है। इस बार बजट में इसको एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया है, खास करके फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी को, क्योंकि FCI जो है ना बहुत सारा जो है ना यहाँ से पैसा उधार लिया है और फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, लेकिन क्या है ना उसको
बजट में मतलब फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं किया था। तो इस बार जो है ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया डिफर कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बेसिक डिफरेंस क्या है? 3 डिफरेंस बताइए। Public account fund, first constitutional article, if I begin, so 266 is for consolidated fund of India, and 266 and 267 is for public account. गलत। 266 दोनों 266 आर्टिकल ही है। हाँ। Second thing is public account fund public account fund is managed by the executive order that means president. On his behalf, finance secretary manages it, and the consolidated fund of India is okay. And the second thing, consolidated fund of India, for to take out money from the consolidated fund of India, we need to have voting in the parliament and discussion in the parliament. But this is not the same procedure for the public account of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है अगर इसे पैसा निकालना है, जिसको बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए हमको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पैसा निकाला जा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता। गवर्नमेंट इसमें केवल ट्रस्टी रहता है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब चाहे बैंक से हम पैसा वापस अपना ले सकते हैं, ये वही पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। लोगों ने अपना पैसा यहाँ पे सेविंग, प्रोविडेंट फंड, पोस्टल डिपॉजिट के थ्रू जमा किया है। गवर्नमेंट की ये लाइबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट को इसको आपस में रिपे करना है बेसिकली, इसलिए इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले 2-3 सेकंड सोचिए, इसके बाद आंसर दीजिए। जितना शॉर्ट और क्रिस्प आंसर देंगे उतना ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वेज एंड मीन्स एडवांस डिफर फ्रॉम मोनेटाइज्ड डेफिसिट? हेलो, कहाँ बिजी हो जा रहे हैं? ये बताइए, हाउ डज वेज एंड मीन्स एडवांस डिफर फ्रॉम मोनेटाइज्ड डेफिसिट है? Ways and means advances is a mechanism through which the center and the state government can borrow loan from the state center from the RBI, and in monetized deficit, the deficit is fulfilled by printing new currencies in the form of new currency. So the monetized deficit is more inflationary in nature as comparison to wage and means advances. और डिफरेंस में बेसिक डिफरेंस अभी कहाँ बताए आप? वेज एंड मीन्स जो एडवांस होता है ना, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी है जो आरबीआई देता है सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को। जनरली रेपो रेट के अंदर होता है, 90 डेज के अंदर। मोनेटाइज्ड डेफिसिट रेफर्स टू डायरेक्ट प्रिंटिंग ऑफ द मनी बाय द आरबीआई टू परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड। यही है मोनेटाइज्ड डेफिसिट है। डायरेक्ट मनी को प्रिंट करना है, फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीदना है। ये है मोनेटाइज्ड डेफिसिट है, जिसको 1997 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है बेसिकली। ऐसे आपको आंसर देना है। It was there in 1990? 1997 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आई.के. गुजराल उसमें प्राइम मिनिस्टर थे। हाउ इज जेंडर बजटिंग इम्प्लीमेंटेड विद इन यूनियन बजट डॉक्यूमेंट? जेंडर बजटिंग Gender budgeting is implemented in Indian Union budget. Okay, such
when specifically a certain portion amount is allocated for the females and for their any expenditure. So, for example, some schemes which are specifically for the woman, like Ujjwala scheme, which is for their health. So, certain amount is allocated to them. नहीं, ये तो सही है, पर जानते हैं क्या है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक जानकारी नहीं है। जेंडर बजटिंग का जानते हैं कंसेप्ट क्या है? यूनियन बजट जो है ना, जेंडर बजटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर वो स्कीम होती है जिसमें 100% एलोकेशन जो है ना वीमन टारगेट को किया जाता है, वीमन रिलेटेड स्कीम। और पार्ट बी के अंदर वो स्कीम कवर की जाती है जिसमें एटलीस्ट 30% फंड जो है ना वीमन को बेनिफिट करता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मतलब यूनियन बजट में 2 तरीके के पार्ट होते हैं जेंडर बजटिंग के। पार्ट ए के तहत 100% जो है ना वीमन सेक्टर स्कीम होती हैं, और पार्ट बी के तहत एटलीस्ट 30% जो है ना वीमन को बेनिफिट करना चाहिए उस स्कीम के तहत। तो ये है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें यही फॉलो किया जा रहा है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर नॉन डेट कैपिटल रिसीट प्रेफर्ड ओवर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट? Why are non-debt capital receipt preferred over debt creating capital receipt? Because in the non-debt capital receipt, we do not have to give a recurring payment or any interest. Basically, it does not create any liability on us. मतलब डेट ऑब्लिगेशंस नहीं होता है नॉन डेट कैपिटल एसेट्स में, जैसे लोन रिकवरी हो गया, एसेट्स का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। तो इसमें क्या है कि हमको डेट ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट नहीं पे करना है, लेकिन जो डेट क्रिएटिंग है जैसे मार्केट लोन हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, इसमें हमको डेट पे करना है, ऊपर से इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये थोड़ा सा जो है ना कंसर्निंग पॉइंट है। फिर मेरे को बताइए, हाउ इज प्राइमरी डिपॉजिट कैलकुलेटेड एंड व्हाट डज ए वैल्यू क्लोज टू जीरो इज सिग्निफाई है? प्राइमरी डिपॉजिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लीजिए कि जीरो है प्राइमरी डिपॉजिट, तो इसका मतलब क्या है? Is going into the payment of the interest which was done by the previous generations. We don't have any fresh money for the developmental process. मतलब क्या बोल रहे हैं? I'm saying that primary deficit, almost zero primary deficit is Zero. our हाँ, तो इसका मतलब क्या है? that our primary deficit and our fiscal deficit and the interest payment are almost similar, which means that we don't have now money for we don't are utilizing money for the development. We need fresh investment. कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है, इसका मतलब ये होता है। मतलब जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं इस समय ना, पूरा इंटरेस्ट पेमेंट पे ही खर्चा कर रहे हैं पास्ट के। इसका मतलब ये होता है, हाँ सिंपल सा बताइए ना। हाँ मतलब कि हम डेवलपमेंट में अपना पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, जो पहले से लोन लिया है उसी को पूरा लोन में पैसा जा रहा है हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट पैसा जा रहा है हमारा। यही है बेसिकली क्या प्राइमरी डिफिसिट के जीरो होने का मतलब। प्राइमरी डिफिसिट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास लोन कम है, अगर प्राइमरी डिफिसिट ज़्यादा है तो इसे ध्यान रखिएगा। मतलब पास्ट लोन कम है, अगर जीरो है प्राइमरी डिफिसिट इसका मतलब ये है कि हमारे पास लोन बहुत ज़्यादा है, पूरा पैसा जो है ना हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है ना पूरा लोन चुकाने में ही चला जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है जो पहले से लिया गया है बेसिकली। जैसे पाकिस्तान का प्राइमरी डिफिसिट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वो हमेशा उसका लोन चुकाने में ही पैसा चला जाता है बेसिकली। कभी लेगा IMF से लोन, कभी चाइना से लेगा, कभी किसी से लेगा। हाँ तो ये है बेसिकली।
फिर मेरे को आप ये बताइए कि ये तो मान लीजिए ठीक है, तो देखिए ठीक हो, यही बेसिकली क्वेश्चन थे। मतलब मैं आपको बस क्या है ना एक वो दिया हूँ, मतलब जो रेफरेंस है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या है थोड़ा तैयार रहना है। फिस्कल पॉलिसी जो है ना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चंस का नेचर यही रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे बेसिकली, तो ये जो है बेसिकली जो है ना चीज़ें कवर हो जाएंगी।